तो आज हम लोग सोशल साइंस के जो क्वेश्चन हैं प्रीवियस ईयर सीटेट पेपर 2 के, उनको हम वन लाइनर फॉर्म में पढ़ने वाले हैं। वन लाइनर का मतलब है कि डायरेक्ट जैसे आप नोट्स बनाते हैं उस हिसाब से। इससे क्या होगा, देखिए प्रीवियस ईयर पेपर तो मैं पहले भी डिस्कस करा चुकी हूँ, तो वो आप लोग जाके प्रीवियस ईयर नाम से जो आपकी प्लेलिस्ट बनी हुई है वहाँ से देख सकते हैं। लेकिन ये जो रिवीजन क्लास है, और रिवीजन क्लास में सिर्फ आपको मैं जैसे जो भी आंसर है, जैसे प्रश्न दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन भ्रंशोत्सव पर्वत है, तो ये आपको डायरेक्ट आंसर मिलेंगे। आप इससे आपका समय बचेगा और आपकी जो रिवीजन है, अगर ये 2 4 5 साल के जो पेपर मैं कराऊंगी आपको, उससे आपका 5 दिन 5 पेपर, यानी आप 5 साल का पेपर, यानी आपका 5 साल का पेपर एकदम तैयार हो जाएगा। 10 दिन यानी 10 साल का पेपर, ठीक है। तो इससे आपका क्या होगा, रिवीजन से अगर क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से पूछे जाते हैं, ये एनसीईआरटी के ही क्वेश्चन होते हैं और एनसीईआरटी के क्वेश्चन रिपीट होंगे ही होंगे, वो और कहीं से तो और बनाएंगे नहीं। तो इससे आपको फटाफट जो है रिवीजन डेली आप करते रहेंगे 60 क्वेश्चन के, ठीक है। तो हम लोग फटाफट से क्वेश्चन को देखते हैं। वीडियो अगर आपको सही लगता है रिवीजन का ये प्रोसेस, तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए कि वीडियो अपलोड हो गई है। साथ साथ सीडीपी के जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक आप लोग पूछ रहे थे कि मैम कौन कौन से टॉपिक जो हैं इम्पॉर्टेंट हमें पढ़ने हैं, वो इम्पॉर्टेंट टॉपिक अब मैं धीरे धीरे आप लोगों को वीडियो के फॉर्म में दे रही हूँ। इन 10 डेज़ में हम आपको रिवीजन के क्वेश्चंस हर सब्जेक्ट के साथ साथ आपको जो सीडीपी के इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं उनको कराएंगे। लाइव क्लासेस तो वो साइंस के लिए चलेंगी, जिनका बहुत ज़्यादा एनसीईआरटी ख़त्म नहीं हुआ है तो उसके लिए करना है, ठीक है। तो ये चीज़ें आप लोग, और इम्पॉर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन है लास्ट 10 डेज़ में आपको किस तरीके से तैयारी करनी है, ये भी वीडियो आपको मिल जाएगी, ठीक है। क्या स्ट्रेटजी है, किन चीज़ों का ध्यान रखना है, ये सारी बातें आपको इस चैनल पे मिलेंगी। तो आप बिल्कुल अगर पहली बार हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भ्रंशोत्सव पर्वत है। 31 क्वेश्चन नंबर 31 का ऑप्शन नंबर जो है ये वासजेस पर्वत। आप चाहे तो वन लाइन कॉपी पेन उठा के आप खुद से वन लाइनर फॉर्म में जो क्वेश्चन, लेकिन उसी क्वेश्चन को नोट डाउन करिएगा आप अपनी कॉपी में जो क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं आता है, ठीक है। इससे आपको रिवीजन करने में आसानी होगी। जिस दिन पेपर होगा उस दिन उस क्वेश्चन को रिवीजन करिएगा जो आपको नहीं आते थे। तो भ्रंशोत्सव पर्वत है वासजेस पर्वत, वासजेस पर्वत भ्रंशोत्सव पर्वत है, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 31 ऑप्शन नंबर 4। उसके बाद है कथन और कारण से क्वेश्चन आ जाता है। पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई देता है। कथन भी कहता है कि चंद्रमा जो है पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा करता है और लगभग इतने ही समय में वह अपने अक्ष पर एक चक्कर भी पूरा करता है। तो कौन सा सही विकल्प का चयन करना है कि ए और बी दोनों सही हैं, बी सही व्याख्या है ए की, या ए और बी दोनों सही हैं परंतु बी सही व्याख्या नहीं है ए की। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो राइट आंसर की तरफ चलेंगे। तो यहाँ पे देखिए दोनों सही हैं, कथन ए और बी दोनों सही हैं, और जो कथन बी है वो ए की सही व्याख्या है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। कायांतरित शैल के बारे में निम्नलिखित ABC कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। तो कथन ए कहता है कि आग्नेय और अवसादी शैल उच्च ताप और दाब के प्रभाव में कायांतरित शैलों में परिवर्तित हो जाती है। कायांतरित शैल उच्च ताप और दाब के प्रभाव में पिघलकर द्रवित मैग्मा बनाते हैं, ठीक है, ये चीज़ है। और सी है संगमरमर जो है ये कायांतरित शैल है, यानी मेटामॉर्फिक रॉक है। तो यहाँ पे जो आपका आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी ए बी और सी जो है तीनों ही कथन क्या हैं, सही हैं, ठीक है। तो ए बी और सी तीनों सही हैं। क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ चलते हैं। अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाले उल्का पिंड जो होते हैं वायुमंडल की किस परत में आने पर जल जाते हैं। तो वो होता है आपका मध्यमंडल यानी मीजोस्फीयर। तो मीजोस्फीयर में प्रवेश करने पर ये उल्का पिंड जो होते हैं जल जाते हैं, ठीक है। तो मीजोस्फीयर इज द राइट आंसर। 34 का ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 35, ऋतु प्रवास जुड़ा है किस चीज़ से। तो ऋतु प्रवास जो होता है वो होता है लोगों के
आवागमन से, ठीक है, लोगों के आवागमन से, मूवमेंट ऑफ पीपल। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 36 कहता है कि स्थायी पवनों के संबंध में कथन ए और बी पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। तो कथन ए कहता है कि ये पवनें वर्ष भर लगातार निश्चित दिशा में चलती रहती हैं। पश्चिम एवं पूर्वी पवनें इनके उदाहरण हैं। तो ये इसमें से कौन सा कथन जो है वो सही है? तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी ए और बी दोनों सही हैं। ठीक है, तो दोनों सही हैं वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। ब्राजील के कंपोज और वेनेजुएला के लानोस जो है वो उदाहरण हैं किस चीज़ के? तो ये उदाहरण हैं आपके उष्णकटिबंधीय घास स्थल के, उष्णकटिबंधीय घास स्थल के। इसमें से जो प्रश्न आपको नहीं आता होगा उनको वन लाइनर फॉर्म में आप नोट्स कर लीजिएगा। ठीक है, तो प्रीवियस 5 साल में जो आपके क्वेश्चन पूछे गए होंगे उनमें से जो प्रश्न आपको नहीं आते हैं उनको आप वन लाइनर नोट्स के फॉर्म में यहाँ से देख के नोट कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38 कहता है जो जलवायु के संबंध में है, कथन ए और बी पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। जलवायु वायुमंडल में दिन प्रतिदिन होने वाला परिवर्तन है। किसी स्थान की जलवायु सिर्फ उसकी ऊंचाई तथा उच्चावच पर निर्भर करती है। तो क्वेश्चन नंबर 38 का जो ऑप्शन नंबर 4 है, यानी ए और बी जो दोनों हैं, दोनों ही कथन क्या है? गलत है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। दिए गए लक्षणों ए बी के आधार पर ऊर्जा स्रोत की पहचान कीजिए। यह एक परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है। यह ऊर्जा स्रोत तब निर्मुक्त होती है जब अपरिष्कृत तेल को धरातल पर लाया जाता है। तो ये किसकी पहचान है? बायोगैस की, प्राकृतिक गैस, भूतापीय ऊर्जा या मोम? तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है आपका प्राकृतिक गैस। प्राकृतिक गैस का ये उदाहरण है। ठीक है, परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है। ऊर्जा स्रोत तब निर्मुक्त होती है जब अपरिष्कृत तेल को धरातल पर लाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं और 40 क्या कहता है? भारत का शोध संस्थान मैत्री कहाँ अवस्थित है? भारत का शोध संस्थान मैत्री कहाँ अवस्थित है? तो वो है आपके अंटार्कटिका में। अंटार्कटिका ऑप्शन नंबर 2 जो है वो राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन खनिज के संदर्भ में सही नहीं है पूछा गया है? तो सही नहीं है वाला ऑप्शन जो है वो है आपका सभी खनिज जो अधात्विक होते हैं, सभी खनिज अधात्विक होते हैं, ये कथन खनिज के संदर्भ में सही नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। फटाफट से हमको 60 क्वेश्चन करने हैं। तो यहाँ पे मिलान करने वाला क्वेश्चन है नर्मदा नदी, और नर्मदा नदी का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 42 क्या कहता है? तो नर्मदा नदी को किससे आप करेंगे? तो वो करेंगे आप नर्मदा नदी को लगभग 25,000 वर्ष पूर्व के शहर। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 से आखेट और संग्रहण से करेंगे। एक सेकेंड, नर्मदा नदी को आखेट और संग्रहण से करेंगे। ऑप्शन नंबर 2 से वज्जी को किससे करेंगे? तो वज्जी जो आपका होता है वो होता है आरंभिक गणतंत्र वज्जी कहलाता है। गारो पहाड़ियाँ जो हैं वो हैं आरंभिक कृषि, गारो की पहाड़ियाँ आरंभिक कृषि से। गंगा घाटी को लगभग 25 वर्ष पूर्व के शहर। सिंधु और उसकी सहायक नदियों को हम करेंगे प्रथम नगर से। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 हमारा इस हिसाब से सही हो जाएगा। 42 को ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। नीचे दिए गए कथन ए और बी भारतीय इतिहास के तिथियों और काल के समसामयिक वाद विवादों के संदर्भ में दिए गए हैं। हिंदू, मुस्लिम, ब्रिटिश जैसी कालावधि उपयुक्त है क्योंकि शासकों का धर्म ही एकमात्र महत्वपूर्ण ऐतिहासिक परिवर्तन रहा है। कथन भी कहता है कि लंबी समयावधि में घटित होने वाली ऐतिहासिक प्रक्रियाओं को निश्चित तिथियों और काल विभाजनों के अंतर्गत लाना समस्यात्मक है। तो ये दोनों कथन ही क्या हैं? आपके गलत हैं। इसमें ए वाला जो है वो गलत है, किंतु बी क्या है? सही है। कथन ए इसमें गलत है और बी क्या है? सही है। ऑप्शन नंबर 43 का सही हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। नीचे 2 कथन 19वीं शताब्दी में कई लोकप्रिय भारतीय कला के संदर्भ में हैं। नई लोकप्रिय भारतीय कला के संदर्भ में है। कथन ये कहता है कि कई चित्रों में अपने आसपास के बदलावों का उपहास किया गया।
अंग्रेजी भाषी लोगों के नए शौकों का मजाक था तथा औरतों को घर से बाहर न निकलने की सलाह दी गई। राष्ट्रवादी विचारों को अभिव्यक्त करने और लोगों को ब्रिटिश शासन के खिलाफ उद्वेलित करने के लिए छवियों का इस्तेमाल किया जाता था। तो यहाँ पे 44 का जो आंसर है आपका ऑप्शन नंबर जो 2 है वो सही हो जाएगा, यानी ए और बी दोनों सही हैं, किंतु ए की सही व्याख्या बी नहीं देता है। क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। भारत में आरंभिक मानवों का पर समझ के लिए निम्नलिखित में से किसे एक प्राथमिक स्रोत माना जा सकता है? तो वो माना जा सकता है आपका ऑप्शन नंबर 4 मध्य प्रदेश की शैल चित्रकला को। क्वेश्चन नंबर 46 ब्रिटिश काल से पहले बच्चों को पढ़ाया जाता था। कहाँ पढ़ाया जाता था? तो वो साल भर फसल की कटाई के समय छोड़कर जब वे खेतों में काम करते थे। साल भर फसल की कटाई के समय जब वे खेतों में काम करते थे उस समय को छोड़कर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47 थोड़ा जल्दी जल्दी कर रहे हैं क्योंकि आपका समय बहुत कम है और आपको रिवीजन टाइप से आपको ये क्वेश्चन देखने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 47 नीचे दो कथन ए बी 18 और 19वीं शताब्दी में यूरोप में राष्ट्र राज्यों के उदय संदर्भ में है। 18वीं कथन ये कहता है कि 18वीं शताब्दी तक यूरोप के लोग स्वयं को राष्ट्र राज्य के रूप में देखते थे, और कथन भी कहता है कि प्रारंभिक 19वीं शताब्दी में लोगों को यह बोध कराया गया कि प्रत्येक भाषी समुदाय एक अलग राष्ट्र था। तो जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी ए गलत है किंतु बी सही है। BCE का तात्पर्य क्या है? तो BCE का एक तरीके से फुल स्टैंड फॉर किस चीज़ के लिए क्या तात्पर्य है इसका ये पूछा गया है। यहाँ पे आपका BCE का तात्पर्य होता है ऑप्शन नंबर 2 बिफोर कॉमन एरा। BCE मतलब बिफोर कॉमन एरा। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 48 का ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं। हम यह आज कैसे जानते हैं कि पूरा पाषाण युग में भारत में शुतुरमुर्ग होते थे? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका महाराष्ट्र के पटनेपुरा स्थल से शुतुरमुर्ग के अंडों के अवशेष मिले हैं। ठीक है। हड़प्पा सभ्यता का पतन कैसे हुआ? उस सही व्याख्या का चयन करना है हमको। तो हड़प्पा सभ्यता का पतन कैसे हुआ? 50 का ऑप्शन नंबर 2 यानी ए बी और डी। पहले ए आएगा फिर बी आएगा और फिर आ जाएगा आपका डी। ऐसा लगता है कि शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया, जंगलों का विनाश हो गया, संभवतः नदियाँ सूख गई थी, और इसी तरीके यही आपका हड़प्पा सभ्यता का पतन कैसे हुआ, इसका आंसर यही होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50 का ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं। महायान बौद्ध धर्म के अंतर्गत यहाँ पे बुद्ध की प्रतिमाएं बनाई जाने लगी। बुद्ध की प्रतिमाएं जो हैं वो बनाई जाने लगी। क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं। खलजी और तुगलक वंश के अंतर्गत प्रशासन और समेकन के संदर्भ में सही क्या है? तो प्रशासन और समेकन के संदर्भ में जो सही है वो है आपका ऑप्शन नंबर 3 यानी दिल्ली से बंगाल जैसे सुदूर प्रांतों का नियंत्रण कठिन था। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। जनजातीय लोगों के इतिहास के पुनर्निर्माण में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो गलत वाला ऑप्शन खोजना है आपको, और यहाँ पे जो सही हो जाएगा उसके हिसाब से वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी अधिकांश जनजातीय समूहों ने निम्नलिखित दस्तावेज रखा है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं। आज 30 ही क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 30 क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, बहुत ज़्यादा हो जाएगा और आप लोग कम से कम पूरी वीडियो देखें, इसीलिए मैं 30 क्वेश्चन ही करवा रही हूँ। 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने किस प्रकार भारत पर अपने नियंत्रण को समेकित किया? तो क्वेश्चन नंबर 54 का ऑप्शन नंबर 1 जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार जो थे ब्रिटिश साम्राज्य के हाथ में सौंपकर, ताकि भारतीय मामलों को ज़्यादा बेहतर ढंग से संभाला जा सके। ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं। निम्नलिखित में से क्या प्रतिनिधि लोकतंत्र की विशेषता नहीं है? तो नहीं है वाला ऑप्शन पूछा गया है, और नहीं है वाला ऑप्शन यहाँ पे 55 का ऑप्शन नंबर 3 जनता की
निर्णय निर्माण की प्रक्रिया में प्रत्यक्ष सहभागिता ये विशेषता प्रतिनिधि लोकतंत्र की विशेषता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 56, भारत के किस क्षेत्र को छोटा तिब्बत कहा गया? तो भारत के लद्दाख को छोटा तिब्बत कहा गया। भारत में अपील प्रणाली या पौनर्वादिक प्रणाली किसे कहते हैं? तो वो होता है आपका ऑप्शन नंबर 4, निचली न्यायालय के आदेश के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील का प्रावधान, इसी को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा प्रायद्वीपीय पठार का लक्षण नहीं है? तो प्रायद्वीपीय पठार का लक्षण नहीं है ऑप्शन नंबर 4, इस पठार का पश्चिम की ओर बहने वाली महानदी और कृष्णा नदियां मौजूद हैं। ये प्रायद्वीपीय पठार का लक्षण नहीं है। 59 क्वेश्चन नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अफ्रीका के बारे में सही है? तो अफ्रीका के बारे में जो सही है वो ऑप्शन हो जाएगा आपका 59 का ऑप्शन नंबर 2, यानी यही एक ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर कर्क, विषुवत तथा मकर रेखाएं गुजरती हैं। क्वेश्चन नंबर 60 और आज का लास्ट क्वेश्चन, भारत के दक्षिणी भागों विशेषकर तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में शरद ऋतु में वर्षा होती है क्योंकि पवन स्थल जो होते हैं पवन स्थल भागों से लौटकर बंगाल की खाड़ी की ओर बहती है। इज द राइट आंसर। और आपको अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कमेंट जरूर करिएगा कि आपको वीडियो अच्छी लगी या नहीं, तो आप इस तरीके की वीडियो मैं और आगे बनाऊंगी, अन्यथा इसको यहीं पे स्टॉप कर दूंगी। थैंक यू।